टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे दोस्तों, मैं आपका दोस्त पंकज ओझा आ गया हूँ प्रैक्टिस सेट 3 लेके। सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए हैं। इस सेशन में मैं 20 क्वेश्चन आपको दूंगा जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। वी नो दैट हैविंग नथिंग एंड हैविंग ऑल, तो यहाँ पे ऑक्सीमोरोन हो जाएगा। ऑक्सीमोरोन। Let's come to the second question. Choose the correct option. The passengers alighted dash 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 the bus. इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? आउट, फ्रॉम, ऑन टू, ऑफ। इसमें से फ्रॉम करेक्ट आंसर होगा। कई बार पूछा जा चुका है वेरियस एग्जाम्स में, तो करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 3, ही लुक्ड अबव इन द स्काई। स्टेट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच लिखा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच होना चाहिए था, माफ़ कीजिएगा मिस प्रिंट के लिए। ही लुक्ड अबव इन द स्काई। व्हाट इज अबव? ऑप्शन ई एडजेक्टिव, बी नाउन, सी वर्ब, डी एडवर्ब। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी। Question number 4, state the parts of speech. Unfortunately, they haven't been paying on time too recently. Recently, what is recently? Noun है, adjective है, verb है, adverb है। Recently यहाँ adverb है, ध्यान में रखिएगा। adverb से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टफ हो जाते हैं अगर आपने एक्सरसाइज नहीं की है। Question number 5, he is blind his own fault. He is blind dash 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 his own fault. in होगा, with होगा, by होगा या to होगा। जब अपनी गलतियों के प्रति कोई अंधा होता है तो वहाँ पर क्या आता है? to आता है। to is correct। Question number 6, to bring to light meaning। ये एक idiom है, इसका क्या मतलब होगा? A option to provide illuminations, B option to conceal, C to appeal, D to reveal। To bring to light किसी चीज़ को प्रकाश में ला रहे हैं, जाहिर सी बात है, स्पष्ट है, to reveal। नेक्स्ट क्वेश्चन इज while away meaning। while away का क्या अर्थ होता है? A to be on time, B to utilize time efficiently, C to be late, D spend time uselessly। while away means to spend time uselessly। option D is correct। next question, to wrangle over an ass's shadow। most important idiom, it has been asked in many exams, so be prepared for it। to wrangle over an ass's shadow, option A to punish a person severely for his arrogance, B to keep away from extreme poverty, C to quarrel over trifles, D to waste money over trifles। C option is absolutely correct, to quarrel over trifles, C। Question number 9, choose the correct figure of speech। The wind lies asleep in the arm of dawn। हवा सो रही है। बिना किसी ऑप्शन के पढ़े मैं बताऊंगा, और इसको ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। पर्सोनिफिकेशन। Which of the following plays of William Shakespeare is not directly referred to in T.S. Eliot's The Waste Land। T.S. Eliot की वेस्टलैंड में शेक्सपियर के किस प्ले की सीधे सीधे तौर पे चर्चा नहीं है? ऑप्शन ए हैमलेट, ऑप्शन बी किंग लियर, ऑप्शन सी कोरियोलानस, ऑप्शन डी द टेम्पेस्ट। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हैमलेट का मेंशन है, डायरेक्टली मेंशन है। कोरियोलानस का डायरेक्टली मेंशन है। द टेम्पेस्ट का मेंशन है ही। बी किंग लियर का डायरेक्टली मेंशन नहीं मिलता वेस्टलैंड में। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट।
Who said about Shakespeare's sonnets that with this key Shakespeare unlocked his heart? Option A, John Keats. Option B, William Wordsworth. Option C, Charles Lamb. Option D, William Hazlitt. William Wordsworth is the correct answer. Next question. In which of Shakespeare's play is Margaret a character? मार्गरेट नाम का कैरेक्टर किस प्ले में आता है? हम सभी जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। रिचर्ड थर्ड में मार्गरेट नाम का कैरेक्टर आता है। क्वेश्चन नंबर 13, द मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले आर अवेलेबल? Certainly yes, certainly no, partly available, D, none of these. Certainly no is the correct answer. Next question. Shakespeare's sonnets are in the following form: 3 quatrains and a couplet, an octave and sestet, C both A and B, D none of these. हम जानते हैं शेक्सपियर के सॉनेट्स किस फॉर्म में हैं। Option A is correct, 3 quatrains and a couplet. Next question. The title of Wordsworth Intimation of Immortality, Intimation Ode is. The title of Wordsworth Intimation Ode is. Wordsworth की Intimation Ode का टाइटल क्या है? Ode Intimation of Immortality from Recollections of Early Childhood. Option A. B. Intimation of Immortality. C. Intimation of Immortality and Ode. D. Ode Intimation Immortality from Childhood Memories. Option A is correct. इसका करेक्ट टाइटल है Ode Intimation of Immortality from Recollections of Early Childhood. Next question. Our noisy ears seen moments in the being of the eternal silence. Our noisy ears seen moments in the being of eternal silence. Which Wordsworth poem contains these lines? ये इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी से ये लाइन ली गई हैं, ध्यान में रखिएगा। वर्ड्सवर्थ की लाइंस पूछता है, तैयारी करने वाले सभी लोग जानते हैं इस बात को। Question number 17, the subtitle of Prelude is: A. Growth of Poet's Mind. B. Reflections of an age past. C. Emotions recollected in tranquility. D. Belief of a poet. We know that option A is correct. Growth of Poet's Mind. Next question. The title of Prelude was chosen by A. Wordsworth. B. Mrs. Wordsworth. C. Coleridge. D. Southey. The title of Prelude was chosen by Mrs. Wordsworth. Wordsworth ने नहीं चूज किया था। The story of the subtitle of Michael is the story of wild childhood, a pastoral poem, the lonely boy, the child of nature. Subtitle is a pastoral poem. Next question. The Restoration period lasted from 1660 to 70. दोस्तों इसी के साथ ये 20 क्वेश्चंस की श्रृंखला ख़त्म होती है। हम फिर से टेस्ट योरसेल्फ या प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, और इसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट जब भी मैं नए वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।